भी बताइए। तो हम लोगों ने सक्षम रिफाइनिंग पूरा कंप्लीट कर लिया था, लिक्वेशन वैन कार्क मैथड। ठीक है, वेपर फेज रिफाइनिंग में जो भी आया था, ठीक है। ठीक है, आपका एलिंगम डायग्राम करना है, और एलिंगम डायग्राम से पहले कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे एलिंगम डायग्राम से पहले अपने पास आता है, देखिए रिडक्शन जो होता है आपका, कैल्सिनेशन और वो क्या नाम है आपका, रोस्टिंग वगैरह, स्मेल्टिंग में जो होता है बेसिकली रिडक्शन, उसमें क्या करते हैं हम, रीएजेंट यूज करते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे, टॉपिक डालिएगा, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ, एक मिनट रुक जाइए, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी की जब बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है स्मेल्टिंग के बाद, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके उसको रिडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, यूजिंग सुटेबल रिएजेंट, यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्मेल्टिंग कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे हम यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आई जैसे मान लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल कार्बन ले लिया या कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, तो ये मेटल में दे देगा। इसी को हम लोग कहते हैं स्मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि सारे मेटल जो होते हैं वो रिड्यूस नहीं हो पाते। ठीक है, इसी के लिए हम ये पॉइंट लिख रहे हैं, सम मेटल ऑक्साइड्स गेट्स reduced easily reduce easily while others are very difficult to reduce, very difficult to reduce। कुछ तो बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो जल्दी से रिड्यूस नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी केस में यहाँ पे हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लिख सकते हैं, इन एनी केस हीटिंग इज रिक्वायर्ड, हीटिंग इज रिक्वायर्ड। फिर लास्ट पॉइंट, रिएजेंट के साथ। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीटिंग रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, हीट, थोड़ा सा हीट देते हैं, कभी ज्यादा हीट की जरूरत पड़े तो ज्यादा हीट देते हैं हम लोग। ठीक है, फिर यहाँ पे एक टर्म आता है पायरोमेटलर्जी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, स्टडी ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर, स्टडी ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर ड्यूरिंग थर्मल रिडक्शन, ड्यूरिंग थर्मल रिडक्शन इज नोन एज, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, इज नोन एज pyrometallurgy, is known as pyrometallurgy। ये सारे पॉइंट्स लिखिए, और इसके पॉइंट्स में प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। सर हाइड्रोमेटलर्जी क्या होता है? वाटर से जो रिलेटेड होता है आपका, हाइड्रोमेटलर्जी, वाटर से हम हेल्प लेके करते हैं, वो हाइड्रोमेटलर्जी होता है। सर वो आगे पढ़ेंगे तो सर। हाँ, एक क्वेश्चन मैं दूंगा, उसमें वो इन्वॉल्व होगा, उसी के हिसाब से हम लोग उसे करेंगे, हाइड्रोमेटलर्जी।
ओके यस। आप एब्सेंट क्यों हो रहे हैं? सर वो कल मैं सो गया। अच्छा, आज की क्लास एक्सटेंड करूंगा मैं। यस सर, मैंने कल लेक्चर देखी। ओके गुड। डन सर। वेरी गुड अभिनव, सक्षम हो गया। यस सर डन। अब देखिए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म होता है जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, गिब्स एनर्जी, या फिर इसका नाम सुना होगा आपने, गिब्स फ्री एनर्जी। एक तो अजीब सा लिखा जा रहा है, एक मिनट रुक जाइए। गिब्स एनर्जी। अब ये जो गिब्स एनर्जी होता है, क्या आप लोग बता सकते हैं ये गिब्स एनर्जी क्या होता है? गिब्स एनर्जी क्या होता है अभिनव? सक्षम? सर फॉर्मूला पता। देखिए गिब्स एनर्जी में बेसिकली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी होते हैं उसको यूज किया जाता है वर्क डन के लिए, उसे हम कहते हैं गिब्स एनर्जी। ठीक है, फॉर्मूला क्या याद है आपको अभिनव? चेंज इन एंथैल्पी माइनस माइनस, उसके बाद सुना ही नहीं दिया। चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर। Is associated with a chemical reaction, the associated सर आपकी वॉइस पूरी सर that can be used, yes, एक मिनट, that can be used to do work। अभी क्लियर जाएगी। देखिए जो भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी होता है उसको यूज कर लेते हैं हम वर्क डन करने में, उसको हम क्या कहते हैं, गिब्स एनर्जी कहते हैं। ठीक है। उसे कहते हैं हम गिब्स एनर्जी। नाउ एम आई ऑडिबल क्लियरली? अब देखिए यहाँ पे आता है चेंज इन गिब्स, गिब्स एनर्जी। ठीक है, चेंज इन गिब्स एनर्जी दैट इज डेल्टा जी। ठीक है, एट a specific temperature and pressure, at a specific temperature and pressure, जो आपने अभिनव जो बताया आपने, डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आप लोगों के पास बुक है ना एनसीईआरटी, अभी अवेलेबल है? यस हाँ, तो वहाँ पे मैं अभी बोल रहा था, आप लोग एलिन डायग्राम देखेंगे। एलिनगम डायग्राम होता कैसे है, ठीक है, मैं वैसे यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो ये डेल्टा जी का आपने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला देखा था, और यहाँ भी देख रहे हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन इंथैल्पी, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, इंथैल्पी चेंज। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा एस की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी, या फिर सीधे सीधे लिख देते हैं एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी की बात आई तो एंट्रोपी क्या होता है, रेंडमनेस। ठीक है, क्या होता है, रेंडमनेस होता है, रेंडमनेस ऑफ सिस्टम, या रेंडमनेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये बात हो जाती है आपके चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, और डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी होता है, ये एंट्रोपी चेंज होता है, और टी जो होता है आपको पता है कि टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। टी क्या होता है, टेम्परेचर होता सर एक बार एंट्रोपी है। यस, आपकी आवाज ना बहुत स्लो आ रही है सक्षम, आपकी आवाज बैकग्राउंड से आ रही है, आपसे ज्यादा बैकग्राउंड की आवाज आ रही है, दोबारा बोलिए। सर एक बार एंट्रोपी चेंज एक्सप्लेन कर सकते हैं मुझे 11 से चेंज इन एंट्रोपी एक्चुअल में देखिए डेल्टा एस, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो एस होता है ये क्या होता है, एंट्रोपी होता है। ठीक है, और ये जो डेल्टा एस होता है ये क्या होता है, एंट्रोपी चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए ये एंट्रोपी होता क्या है बेसिकली, ये एंट्रोपी को बोला जाता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, रैंडमनेस होता है ये। ठीक है, या
फिर यूं कह लीजिए रेंडमनेस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जितना ज्यादा पार्टिकल का मूवमेंट होगा, जितना ज्यादा वो फैला हुआ होगा, ठीक है, उतना ज्यादा रेंडमनेस होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं हम एंट्रोपी कहते हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने एक आपने नेफ्थलीन, नेफ्थलीन का नाम सुना है? नेफ्थलीन Yes, बॉल्स, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, सीधे इसको मैंने क्या किया, हीट किया, और ये सीधे सीधे किसमें, नेफ्थलीन बॉल्स जो है आपके गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जिस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, आप लोगों को याद होगा क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो टाइटली पैक्ड होंगे, यानी यहाँ जो रेंडमनेस होगा, मूवमेंट होगा पार्टिकल का, वो उतना ज्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू हियर। ये जो गैस में कन्वर्ट हो गया है, तो ये इजिली मूव कर सकता है कि नहीं, yes, सक्षम जो पार्टिकल गैस उसमें रेस्ट ज्यादा, मूवमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंट्रोपी ज्यादा है, यहाँ कम है, और डेल्टा एस जब निकालेंगे तो डेल्टा एस क्या होगा, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल विच इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? yes sir. बताइए, आएगा ना? अब यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, यही होता है आपका एंट्रोपी, जितना ज्यादा रेंडमनेस होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। क्लियर है ये पॉइंट? जी सर। एंट्रोपी समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, चूंकि हमने जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था या फिर वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था, तो वहां भी डेल्टा जी की बात हुई थी। डेल्टा जी ऐसे बात किया था मैंने, डेल्टा जी इक्वल्स टू 0, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0। कुछ याद आया अभिनव, सक्षम? यस सर। तो यहाँ डेल्टा जी 0 का मतलब क्या हो गया, एट इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, मतलब नॉट फिजिबल, रिएक्शन जो होगा वो फिजिबल नहीं होगा। और डेल्टा जी लेस देन 0 का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस है, यानी जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, आपका फिजिबल होगा, होगा कि नहीं? यस तो फॉर रिएक्शन टू अकर, ठीक है, देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसा नहीं होगा ही नहीं, अगर आप उसमें काम करेंगे उसको और ज्यादा, मतलब एक्सटर्नल एफर्ट डालेंगे, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी होगा, ठीक है। लेकिन फॉर रिएक्शन टू अकर, ठीक है, डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन 0, ठीक है, डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसमें जो डेल्टा जी का वैल्यू होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जी का क्या आना चाहिए, तभी तो आकर करेगा, तभी तो रिएक्शन होगा, बताइए। अब देखिए यहाँ एलिंगम डायग्राम में बेसिकली हम करते क्या है, एलिंगम डायग्राम जो है ना एक ग्राफ है बिटवीन डेल्टा जी नॉट, ये जो डेल्टा जी नॉट का मतलब क्या होगा, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, और नॉट का मतलब आप लोगों को याद होना चाहिए, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई पढ़ रहे थे और ई नॉट पढ़ रहे थे, इवन हम लोग जीन की भी बात किए थे, तो ये नॉट का मतलब क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड, ठीक है, चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तो ये जो ग्राफ होता है बेसिकली डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ होता है, ठीक है। इसमें मोस्टली आप लोग देखेंगे, ठीक है, मोस्टली आप लोग जो ग्राफ देखेंगे उसमें ऊपर ही जा रहा है, एक ही इसमें एक ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है, जो बेसिकली नीचे आता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में जो ग्राफ है, चाहे वो ऐसे करके ऐसे या फिर कैसे कैसे, ठीक है, ये एक्चुअल में ऊपर ही ग्राफ जाता है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये ऊपर क्यों जाता है, ठीक है, मतलब ये है, इस ग्राफ का मतलब, स्लाइड चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है आपका, कि अगर दो ग्राफ ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये टेम्परेचर है, ये डेल्टा जी नॉट है, ठीक है, यानी टेम्परेचर के साथ गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। यस सर। लेकिन अपने पास जो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे जब हम लोग, तो यहाँ टी डेल्टा एस है, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ओवरऑल वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो ग्राफ होता है वो ऑक्साइड का होता है, मेटल ऑक्साइड का, आप लोग एल्यूमिनियम डायग्राम खोलिए,
ठीक है। और उसमें देखिए कि कभी भी वो जो रिएक्शन कराया है, जैसे M+O करा के MO करा दिया है, ठीक है, अलग अलग मेटल, यहाँ स्पेसिफिकली मेटल लिया गया, C+O करके CO कर दिया, या C+O2 करके CO2 कर दिया, या फिर मैग्नीशियम लेके O2 करके ये MgO कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला रिएक्शन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये गैसियस स्टेट में है। यहाँ रिएक्शन करके क्या बना लिया, MO, मेटालिक ऑक्साइड, जो कि क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। होगा कि नहीं? यस सर। सच। अब देखिए यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जो है किस में आ गया, सॉलिड स्टेट में आ गया। अब मैं पूछूंगा कि डेल्टा एस इस रिएक्शन के लिए निकालिए, तो क्या ये पॉजिटिव आएगा, लेस देन जीरो आएगा, या ग्रेटर देन जीरो आएगा, ये बताइए मुझे। सर लेस देन। क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा। लेस देन जीरो आएगा ना अभिनव? यहाँ पे डेल्टा एस का वैल्यू लेस देन जीरो आएगा, या डेल्टा एस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, फाइनल जो है वो सॉलिड में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो एंट्रोपी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू हेयर, क्योंकि ये सॉलिड में, चलिए ये सॉलिड में मान लिया आपने, और यहाँ पे क्या है, O2। O2 क्या है, गैसियस स्टेट में है, तो इनिशियली यहाँ पे जो एंट्रोपी होगी वो ज्यादा होगी, या फिर यूं कहिए कि सॉलिड ने गैस को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, पकड़ के रख दिया, पकड़ लिया, ठीक है, तो वहां रेंडमनेस घट जाएगी, तो फाइनल जो रेंडमनेस है वो घट गई, इनिशियली ज्यादा है, तो डेल्टा एस क्या होगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं? यस सर। यहाँ पे अब डेल्टा एस गया, अब नेगेटिव आया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब ये नेगेटिव आ चुका है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो देखिए अब टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी कि नहीं? करेगी। यस। ठीक है। तो ओवरऑल जी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज यहाँ करी, लेकिन यहाँ पे देखिए अपने पास है क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के लिए डेल्टा एच, और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस आ जाएगा, नया फॉर्मूला आ गया। यस। इस बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं ये वाला अभी मैं दोबारा एक और कराऊंगा रिएक्शन एग्जांपल देके, तो वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये डेल्टा जी भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। ओके। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत ही आसान एग्जाम्पल, मतलब ये बस एग्जाम्पल समझाने के लिए। यहाँ पे देखा गया कि एक FeO रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एक FeO है जिसको मैंने हीट किया, तो यहाँ ये कन्वर्ट हुआ Fe प्लस हाफ O2 में, ठीक है, जिसके डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। डेल्टा जी का वैल्यू ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया पॉजिटिव आ रहा है, और ये कुछ +50 आ रहा है, कितना आ रहा है, +50 आ रहा है, ठीक है। और डेल्टा जी पॉजिटिव आते ही हमें पता है कि ये क्या होगा, नॉट फिजिबल होगा, यस। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है जिसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो रहा है CO में, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, हाफ O2 मिला, CO बना लिया, और यहाँ पे दे रहा है कुछ 100 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, फिजिबल होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या बनेगा, FeO प्लस C विल गिव Fe प्लस CO, और यहाँ पे जो डेल्टा जी का वैल्यू ओवरऑल बचेगा वो कितना बचेगा, -50 बचेगा, जो कि ये वाला रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल होगा कि नहीं? तो यहीं से आया स्मेल्टिंग का, स्मेल्टिंग, ठीक है। जैसे ये जो कार्बन है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है कि नहीं? यस सर। तो एक नॉन फिजिबल था, नॉट फिजिबल, और एक फिजिबल रिएक्शन था, दोनों को ऐड करने के बाद ये वाला रिएक्शन मिला, जिससे हमें पता चला कि FeO को अगर डायरेक्ट कार्बन से रिएक्ट करा दे हम लोग, तो डायरेक्ट अपना Fe मिल भी जाएगा, ठीक है, जो प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, और ये फिजिबल रिएक्शन भी होगा, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा जैसे इसमें किया था हमने। तो इससे पता चला कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं आपके, रिड्यूसिंग एजेंट helps us
टू मेक रिएक्शन feasible. अब हर एक एलिमेंट हर किसी से रिड्यूस नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ ऐसा पार्टी के मतलब कुछ ऐसे होते हैं जैसे रिड्यूस होने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस एलिंगम डायग्राम में बेसिकली वही दिखाया गया है। ठीक है, मैं ऐसे बताऊंगा कि कौन कौन सा एलिमेंट किसको रिड्यूस कर सकते हैं इजीली। डन सर। ग्राफ जो होता है किसके किसके बीच में होता है? आप लोगों ने एलिंगम डायग्राम देखा? सर टेम्परेचर और गिब्स फ्री एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली फीचर्स ऑफ एलिंगम डायग्राम देखेंगे तो जो डेल्टा जी नॉट होता है इन किलो जूल पर मोल होता है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, किसका? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल का होता है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल का। और यहाँ पे वर्सेस किस में होता है? टेम्परेचर होता है। ठीक है, टेम्परेचर किसका होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड का होता है। तो ये होता है एलिंगम डायग्राम। क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास जो एलिंगम डायग्राम होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। इसमें कुछ वैल्यू होते हैं, वैल्यू तो मैं नहीं लिखूंगा पूरा वैल्यू, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे जो ग्राफ होते हैं कुछ एक ही सारे ग्राफ पर जाते हैं। सीधा तो बेसिकली यहाँ जो वैल्यू है तो वो आपके माइनस से चलते हुए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास -1200 है जूल पर मोल, और ऊपर यहाँ तक जाता है आपके पास 0 तक जाता है। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ईच लाइन ऑफ कन्वर्टिंग मेटल्स टू मेटल ऑक्साइड slope upwards because delta G becomes less negative at high temperatures. आप लोग खुद देख रहे हैं कि इधर टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1200 डिग्री के, तो ये है 600 ऐसे ऐसे जो है वो क्या इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? अभिनव, सक्षम, सर वॉइस सक्षम, मैं कह रहा हूं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपके पास जो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है वो नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है कि नहीं?
यस सर, एक लाइन होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है इस पे, अब देखिए यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो सबसे नीचे है, ठीक है, जैसे आप लोग, अभी मैं बताऊंगा कि ये सबसे नीचे वाला जो ग्राफ है बेसिकली वो किसका है, आप चेक करिए जरा किसका ग्राफ है, एमजी का है या एल्युमिनियम का है। जो सबसे नीचे वाला ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, आपने देखिए यहाँ पे क्या है, Mg+O2 विल गिव, यहाँ पे क्या दे रहा है, MgO दे रहा है। अभिनव, यस सर। यहाँ पे क्या दे रहा है, MgO दे रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जाइएगा तो एल्युमिनियम वाला देगा Al+O2, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ये क्या दे देगा, Al2O3 दे देगा, बैलेंस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो नीचे सबसे ज्यादा नीचे है वो सबको रिड्यूस कर सकते हैं, ऊपर जितने भी हैं जिंक सबको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा यूज जो करते हैं वो एल्युमिनियम का करते हैं, क्योंकि ये इजिली अवेलेबल होता है अपने पास, ठीक है, और एबंडेंट देन मैग्नीशियम है। और कुछ मैं रेड कलर से, ये है इस बाद ये जो एल्युमिनियम है नीचे हो जा रहा है मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम को ये क्या कर देगा, बात समझ रहे हैं आप लोग, जो सबसे नीचे है वो सबको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। बात इतनी सी, जो सब नीचे मतलब जिसका वैल्यू जो डेल्टा जी नेगेटिव है, जितना ज्यादा नेगेटिव है वो सबको रिड्यूस करेगा, लेकिन हम सबसे ज्यादा देखिए सबको रिड्यूस कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये इजिली अवेलेबल होता है, ठीक है, इजिली अवेलेबल होता है। इस टेम्परेचर के बाद एल्युमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस कर सकता है। समझ में आया? सक्षम, सर एक बार अभिनव, फिर से repeat कीजिए। ओके, इधर देखिए जरा, ये ग्राफ है आपका डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर के बीच। यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, सारे के सारे नेगेटिव वैल्यू है, -1200, -1000, ठीक है, किलो जूल पर मोल, माइनस माइनस इधर जाके जीरो आ रहा है, ठीक है। जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उसके लिए रिएक्शन उतना ज्यादा फिजिबल होगा कि नहीं? यस सर। सर वॉइस पता, ठीक है, तो एक मिनट, सक्षम आवाज जा रही है? यस सर बात। हाँ, तो ये मैग्नीशियम के लिए, इसके ऊपर वाला देखिए, मैग्नीशियम कुछ ऐसे जाता है, ठीक है, ये है आपका एल्युमिनियम के लिए, ठीक है, किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे एल्युमिनियम है, इसके ऊपर किसी और का है, इसके ऊपर किसी और का है, ठीक है, ये ऐसे भी जा रहा है कुछ ग्राफ। तो जो सबसे नीचे है वो सबको रिड्यूस कर देगा, जो सबसे नीचे है वो क्या करेगा, सबको रिड्यूस कर सकता है, लेकिन हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो एल्युमिनियम करते हैं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है, और एबंडेंट है मैग्नीशियम से ज्यादा, इसलिए इसको यूज करते हैं। बस इतनी सी बात है, जिसका वैल्यू नेगेटिव में डेल्टा जी का ज्यादा होगा वो ज्यादा क्या होगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो ज्यादा रिड्यूस करेगा। सर क्लियर है? ये Mg+O2 की जो लाइन है एकदम से इंक्रीज कर रही है सर, इसका क्या मतलब? ये अभी मैं बताऊंगा, ये एक्चुअल में ये बॉइलिंग पॉइंट वगैरह होता है, अभी मैं जितना बोल रहा हूँ उतना समझ जाइए, ठीक है, अभी आगे मैं अभी बता दूंगा आपको, क्लियर हो जाएगी सारी पॉइंट्स, ठीक है। बस इतना, जो नीचे है रिड्यूसिंग, रिड्यूस वो किसी को भी ऊपर वाला रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। और इस टेम्परेचर के बाद आप देखिएगा कि मैग्नीशियम ऊपर जा रहा है और ये जो एल्युमिनियम है नीचे है, तो इस टेम्परेचर पे, अगर इस टेम्परेचर के बाद अगर रखेंगे तो एल्युमिनियम मैग्नीशियम को भी क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जो आपने बोला कि ये अचानक से जो इंक्रीज कर रहा है, एक्चुअल में ये जो होता है ये मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, क्या होता है, हर किसी का मेल्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे मेल्ट, जहां जहां एब्रप्टली इंक्रीज आ रहा है, जैसे ऐसे आ रहा है स्लोप और सीधे इंक्रीज हो जा रहा है, तो वो मेल्टिंग होता है, क्या होता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इसके बारे में लिखिएगा। एलिंगम डायग्राम
tells us about at which temperature reduction is feasible. Reduction is feasible for given combination. ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर इस टेम्परेचर से पहले एल्युमिनियम से मैग्नीशियम को रिड्यूस करना चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन मैग्नीशियम से एल्युमिनियम को रिड्यूस करना चाहें तो कर सकते हैं इस टेम्परेचर से पहले। और इसके बाद वाला समझ रहे हैं ना आप लोग, वाइस वर्सा। यस सर। सर मतलब जो जितना ज्यादा नेगेटिव हो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है, वही वाली बात लिख रहा हूं मैं। लोअर इज द एलिमेंट मोर नेगेटिव will be its delta G value, will be its delta G value। जितना नीचे होगा उतना ज्यादा नेगेटिव में डेल्टा जी का वैल्यू होगा। ठीक है, so that it can reduce all the metal oxide above it। वही पॉइंट लिखवाया हूं जो मैंने बताया कि उसके ऊपर वाले जितने होंगे सबको क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। सर कार्बन का तो और ऊपर है तो उसको भी क्यों? हाँ, कार्बन को भी कर देगा। अब देखिए यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम। लिमिटेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम की बात करते हैं तो इसकी लिमिटेशंस लिखिए। इट ओनली टेल्स about whether reaction is feasible or not, but cannot tell about kinetics of reaction। मतलब जो मूवमेंट होता है, रेट वगैरह की बात जो होता है, कितने तेजी से रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इनके बारे में कुछ इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दिया। बस इन्होंने क्या बताया कि रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी एक्सप्लेन। रेट ऑफ रिएक्शन इससे रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी एक्सप्लेन। दूसरा
एज, जैसे आप लोगों को पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के, ये वाला फॉर्मूला याद है। एक और डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। यहाँ पे जो के होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वेयर के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, thus it represents, it presumes that the reactant and products are in equilibrium. But it is not true about all reaction. सारे रिएक्शन के लिए ये सही नहीं होता, इसलिए ये भी क्या हो गया, एक लिमिटेशंस में आ जाता है। But it is not true about all reactions. Done. हो गया अभिनव? डन सर। यहाँ पे मैंने अभिनव हाल्स प्रोसेस नहीं पढ़ाया था ना? नो सर, हॉल हेरोल्ड बचा था। ओके, तो देखिए यहाँ पे हाल्स प्रोसेस में देखते हैं तो ये रेड बॉक्साइड के लिए बेसिकली यूज होता है। तो हाल्स प्रोसेस में यहाँ पे देखिए ये अपना एलिंगम डायग्राम खत्म होता है। एलिंगम डायग्राम हमें क्या देता है, सबसे पहली बात मैं दोबारा बता देता हूँ, एक आपका डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ होता है जो कि मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आपने देखा होगा हर एरो पे जैसे जैसे ग्राफ निकला उसमें लिखा है C+O2 या फिर Mg+O, वो ऑक्साइड का दे रखा है। ठीक है, उसमें हमें ये पता चलता है कि डेल्टा जी का वैल्यू जितना नेगेटिव होगा उतना ज्यादा वो फिजिकल होगा, और सबसे नीचे होगा वो ऊपर वाले नंबर और सब क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो लास्ट में लिखवाया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं हाल्स प्रोसेस की। हाल्स प्रोसेस या फिर जिसको क्या कहते हैं हम लोग रेड बॉक्साइट में यूज करते हैं, रेड बॉक्साइट। अब देखिए हाल्स प्रोसेस में जो लीचिंग एजेंट होता है, लीचिंग एजेंट ये होता है Na2CO3, या फिर लीचिंग एजेंट कह लीजिए या सॉल्वेंट कह लीजिए। ठीक है, ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया, Na2CO3। और यहाँ पे जो आपके पास इम्प्योरिटी होता है वो आयरन वाला होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इम्प्योरिटी फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। यहाँ स्लैग वगैरह बनता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। अब देखिए ये लीचिंग एजेंट हो गया, ये इम्प्योरिटी हो गया। सबसे पहले स्टेप 1 में डिसोल्यूशन करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम डिसोल्यूशन। ठीक है, अब ये बॉक्साइट है तो बॉक्साइट का हम सीधे सीधे बॉक्साइट का ले लेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास Al2O3.2H2O। ठीक है, इसमें क्या ऐड करेंगे हम, Na2CO3, क्यों, क्योंकि ये है अपना सॉल्वेंट है। ठीक है, इसमें Na2CO3 में Al2O3.2H2O डालेंगे जो कि आपका क्या है, रेड बॉक्साइट है। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमारे पास एक कंपाउंड बनता है 2NaLaLO2। ठीक है, और इसके साथ रिलीज होता है CO2+H2O। अब देखिए इसका जो नाम है आपके पास क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इम्प्योरिटी की बात होती है, तो इम्प्योरिटी के साथ एक फ्लक्स मिलता है, इम्प्योरिटी प्लस फ्लक्स विल गिव स्लैग। तो पहले ये लिख लीजिएगा, इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं हम फ्लक्स के साथ, ठीक है। इम्प्योरिटीज प्लस फ्लक्स मिला के एक स्लैग बनाते हैं और उसको हटा देते हैं। Done. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि नाउ इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड यूजिंग फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी प्लस फ्लक्स विल गिव स्लैग। क्या देगा, स्लैग। इम्प्योरिटी अपने पास क्या है, इम्प्योरिटीज अपने पास क्या है आपका 2Fe2O3 प्लस फ्लक्स क्या है आपका SiO2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2FeSiO3 और प्लस में आ जाएगा बाहर O2, इसी को स्लैग कहते हैं। तो ये पहला स्टेप था आपका डिसॉल्यूशन। अब स्टेप 2 करेंगे जिसमें हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो ये बस स्टेप वाइज फॉलो होते जाता है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी H2O मिलाएंगे, वाटर में मिलाएंगे, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा आपके पास, जैसे अपने पास क्या था, ये जहाँ पे ये प्रोडक्ट मिला था, ठीक है, 2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसको NaAlO2 इसको मिलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O को डाल के हाइड्रोलाइज करेंगे H2O में, ठीक है, 3H2O। ये हो रहा है आपका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के बाद देखिए अपने पास क्या मिल जाएगा, AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, और Na2CO3 जो आपने एज अ लीचिंग एजेंट डाला था वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा डर्टी जिलेटिनस वाइट, ये जो कलर होता है इसका डर्टी जिलेटिनस वाइट इस टाइप का हो जाता है। और ये क्या था आपका, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका हाइड्रोलाइज करा दिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप कैल्सिनेशन कर देंगे। इसे लिख लीजिए, एक मिनट में लिख लिया आप लोगों ने। ये स्टेप 2 था। अब स्टेप 3 में कैल्सिनेशन कर देंगे। स्टेप 3 कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन किसका कर देंगे, अब ये आया अपने पास 2AlOH का होल थ्राइस, इसको हीट कर दिया हमने, तो ये सीधे सीधे किसमें चला जाएगा, Al2O3 और प्लस में क्या आ गया 3H2। अब यहाँ से प्योर एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं बाई रिडक्शन और उसके बाद रिफाइनिंग से, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, प्योर एल्यूमिनियम कैन बी ऑब्टेन्ड by further reduction and refining of alumina। ये होता है आपका हाल्स प्रोसेस।
विनो, डन सर। ओके। अब अपने पास आता है सरपेक्स प्रोसेस, ये भी नाम लिखवाया था मैं, सरपेक्स प्रोसेस। मैंने हाल्स प्रोसेस करा दिया था, ऐसा लग रहा था मुझे। चलिए कोई नहीं। यहाँ पे आता है आपका सरपेक्स प्रोसेस विच इज यूज्ड इन वाइट बॉक्साइट। ठीक है, तो इसमें लीचिंग एजेंट देख लेते हैं हम लोग। लीचिंग एजेंट या फिर यूं कह ले सॉल्वेंट, ये जो होगा आपके पास यहाँ यूज होता है कोक एंड नाइट्रोजन। कोक एंड नाइट्रोजन, C and N2। ठीक है, और इम्प्योरिटी जो है सिलिका होता है। इम्प्योरिटी सिलिका होता है, SiO2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्टेप 1। ये भी 3 स्टेप में होता है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, Al2O3 को, जो कि आपका क्या है, वाइट बॉक्साइट है। ठीक है, Al2O3 को हम कार्बन को प्लस नाइट्रोजन से रिएक्ट कराते हैं एट 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ दे देता है सीधे सीधे Al+3CO, एल्यूमिनियम नाइट्राइड दे देता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड दे देता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं कि आपका फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपने पास जो SiO2 है, पहले इसे लिख लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। जो आपके पास इम्प्योरिटी है उसका रिएक्शन करा देते हैं SiO2 से, कार्बन कोक से। ठीक है, एट 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सिलिकॉन और ये रहा CO2 बाहर निकल जाता है। इम्प्योरिटीज रिमूव कर देते हैं। जैसे इम्प्योरिटीज रिमूव होता है, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, उसके बाद कैल्सिनेशन कर देते हैं। यहाँ पे हम पूछता है एल्युमिनियम और इसका रेट है, तो इसका -3 होगा, तो इसका +3 हो जाएगा। सर ये प्रोसेस एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करा। क्या सर ये दोनों प्रोसेस एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं करा। सरपेक्स प्रोसेस एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं कर रखे। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही अभिनव। आप चैट बॉक्स में लिखिए जरा सक्षम, आपके बैकग्राउंड से ज्यादा आवाज आ रहा है जब भी ये हो रहा है, सर वो डिस्टर्ब पूछ है। रहा है कि एनसीईआरटी में है क्या ये प्रोसेस एक्सप्लेन। सरपेक्स प्रोसेस है शायद, या नहीं भी होगा ये, लेकिन जेई के सिलेबस में पूछता है। सरपेक्स प्रोसेस नहीं है। ठीक है सक्षम, यस सर। ओके। तो अब दूसरे स्टेप में चलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आपका इम्प्योरिटीज रिमूव हुआ, वैसे ही हम सीधे स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में जाने के बाद इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एल्युमिनियम नाइट्राइड जो है उसके साथ H2O को मिलाते हैं, तो यहाँ पे ये NH3 बाहर निकल जाएगा, अमोनिया, और ये बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, फिर से ये वही निकला आपका डर्टी जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट, डर्टी जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट है। और स्टेप 3 में कर देंगे हम इसका कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन किया हमने, हमारे पास आ गया AlOH का होल थ्राइस। इसको डेल्टा डालेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा Al2O3 एल्यूमिना,
और ये 3H2 और फिर यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिडक्शन एंड देन रिफाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक पॉइंट लिख सकते हैं, प्योर एल्यूमिनियम कैन बी ऑब्टेन्ड by further reducing and refining of alumina, refining of ये ऑफ है एलुमिना, एक मिनट इसको हटा ही देते हैं ऐसे, ऑफ एलुमिना। सर इस बार के सिलेबस में चैप्टर नहीं दे रखा है। क्या बोला आपने सक्षम, इस बार के सिलेबस में ये चैप्टर नहीं दे रखा शायद। हाँ चैप्टर, ये तो पूरा इंटायर चैप्टर, लेकिन आप तो इसी साल अगले साल 12 देंगे ना, मतलब 2022 में। यस सर। पिछले मतलब इस साल जो दिन रहे तो उसमें तो रिमूव कर दिया था, इस बार भी रिमूव कर दिए। हाँ सर वो सिलेबस आ गया ना तो उसमें नहीं है। अच्छा अच्छा, मैंने देखा नहीं है अभी। कोई दिक्कत नहीं, जेई में तो पूछेगा ना। हाँ सर वो तो मैं वैसे ही था। हाँ तो पूरा ही करना पड़ेगा, जेई में पूछेगा। और ये बस बहुत आसान चैप्टर है। हो गया। यस सर। चलिए इसके बाद आता है अपने पास वही हाल हेराल्ड प्रोसेस, रिडक्शन ऑफ एलुमिना, क्या कहते हैं, हाल एंड हेराल्ड प्रोसेस। यहाँ ये 99% प्योर एल्यूमिनियम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, एक पूरा सेटअप होता है। उससे पहले मैं ये लिख देता हूँ, रिक्वेस्ट Al2O3 है, एल्यूमिना। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं जिसका, in the presence of cryolite which is Na3AlF6 and fluorspar, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं CF2। यहाँ सीधे सीधे ये एल्युमिनियम देगा जो कि 99% प्योर होगा। ठीक है, और ये कहाँ देगा, कैथोड पे देगा। ये कैथोड पे देगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एक सेटअप होता है, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 3 ग्रेफाइट होते हैं, इलेक्ट्रोड टाइप। ठीक है, इसका नाम लिख रहा हूँ मैं, ग्रेफाइट एनोड। और ग्रेफाइट लाइंड टैंक, नेगेटिवली चार्ज होता है इधर, ग्रेफाइट लाइंड टैंक, जो कि आपका क्या होता है, कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड होता है। और बबल्स ऑफ CO2 इधर निकलते हैं, बबल्स ऑफ CO2। और जो आपका मिक्सचर डाला जाता है इधर डाल दिया जाता है एनोड पे, मोल्टेन मिक्सचर ऑफ
Al2O3, ठीक है, Na3Al F6 एंड CF इधर मिक्सचर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कैथोड पे पूरा का पूरा जाके एल्युमिनियम चिपक जाता है, ठीक है। और ये जो इनका काम होता है Na3Al F6 और CF, तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो रिड्यूसिंग जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ Na3Al F6 एंड CaF2 ये दूसरे स्लाइड में लिखता हूँ, पहले ये लिख लीजिए आप। Done. हो गया अभिनव? डन। ये टॉपिक डालिए, फंक्शन ऑफ Na3Al F6 एंड CaF2। तो ये बेसिकली करता क्या है, रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल पे इनिशिएटेड डिग्री सेंटीग्रेड था, उसको रिड्यूस करके कितना दिया, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। Done. हो गया। तो यहाँ पे अपना चैप्टर ये वाला खत्म होता है, ठीक है। Yes. देखिए ऑलमोस्ट अपना फर्स्ट बुक कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद अपने पास, अच्छा हाँ, 3 चैप्टर बचा है ना। कितने चैप्टर बचे अपने पास फर्स्ट बुक में? Thirteen. सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, DNF block. DNF डी ब्लॉक। एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक जिसमें से बड़ा है, डी एंड एफ ब्लॉक तो बहुत छोटा है। और जो सरफेस केमिस्ट्री है वो पूरा थ्योरेटिकल है, अच्छे से करेंगे उसको। सर यस। सर पहले वो वाले कंप्लीट करा देना जो टर्म 1 में है। टर्म 1 में कौन आ रहे हैं? सर 6-7 चैप्टर है टर्म 1 में। तो मुझे नहीं पता, बताइए कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। सर एक पी ब्लॉक पी ब्लॉक और ऑर्गेनिक है, कौन सा? बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, सर हेलो एल्केन वगैरह। हेलो एल्केन्स। इसके बाद एक सेकंड। सर हाइड्रोजन भी कुछ आप
चैप्टर है क्या? क्लास 7th में सेकंड बुक में सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर है सेकंड बुक में सेकंड चैप्टर। सर हाँ सर एक तो सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, पी ब्लॉक, और जो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, और अल्कोहल्स, फिनॉल ईथर, एक मिनट अल्कोहल्स भी आ रहा है। और बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, ये चैप्टर आ रहे हैं, कब है फर्स्ट टर्म? सर पता नहीं अभी उसकी डेट नहीं। यस सर, सेम ही है। आपका भी यही है? बोर्ड बोर्ड यस होगी। सर, सबका। वेट आप लोग दोनों एक ही स्कूल में हैं क्या? नो सर। इसमें से सर ये दो बोर्ड ही चैप्टर। कंडक्ट हो रहा है। यस सर, ये सीबीएसई से आया है तभी सेम ही होगा। हाँ, ये सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन तो हो चुका है। अभी हम पी ब्लॉक करते हैं। पी ब्लॉक करने के बाद हम हेलो एल्केन हेलो एरिन करेंगे, अल्कोहल्स करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। ठीक है। यस सर। स्कूल में तो आप लोग को इसी हिसाब से पढ़ाया गया होगा ना? सर मेरा तो अभी स्कूल में सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, पी ब्लॉक और बायोमोलिक्यूल बचा है। अच्छा, मेरा तो इसमें से एक ही हुआ है। कौन सा हुआ है आपका? तो सॉल्यूशन में बाकी जो करवाए वो तो आगे सॉलिड स्टेट तो करा चुका हूँ ना मैं आपको शायद। जितने स्कूल में। ओके ठीक, चलिए जरा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पी ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है। तो जब पी ब्लॉक की बात होती है तो आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस सर। ठीक, तो देखिए पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक के में 13th और 14th ग्रुप जो है आपका बेसिकली, ठीक है, 13th और 14th विच मीन्स बोरोन एंड कार्बन फैमिली, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं आप लोग। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपका 15th ग्रुप से पढ़ना है, 15th, 16th, 17th एंड देन 18th, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन एंड देन नोबल गैस, नियॉन। नियॉन के ऊपर हीलियम होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहीं से 15th ग्रुप से, ठीक है। सबसे पहले बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं जो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, कि हम कैसे डिसाइड करते हैं। मेरा कुछ सवाल है उसका जवाब दीजिए कि हमें कैसे पता कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का होगा, कोई आइडिया? सर इलेक्ट्रॉन उसका जो लास्ट ऑर्बिटल होता है। जिस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाए वो यस उस सर। सब उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। सबशेल मतलब क्या हो गया, एसपीडीएफ। और चार ही ब्लॉक है यस अपने सर। पास, एसपीडीएफ, ठीक है। दूसरा सवाल ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है? उसकी वैलेंसी। क्या उसकी? वैलेंसी। ओके, तो आप मुझे बताइए कि सोडियम किस ग्रुप का है। ये नहीं याद है तो वैसे नहीं कैलकुलेट करके। एंड फॉस्फोरस किस ग्रुप का है? एंड स्कैंडियम किस ग्रुप का है? फिर स्कैंडियम से, का एटॉमिक नंबर। क्या स्कैंडियम 21 होता है, फॉस्फोरस का 15 होता है, सोडियम का 11 होता है। आप लोग इन तीनों का ग्रुप नंबर भी बताएंगे और किस पीरियड में है वो भी बताएंगे।
हो जाएगा सक्षम, अभिनव। सर सोडियम का तो 1 ही होगा। कैसे निकाला आपने? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर एस ब्लॉक में है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका ग्रुप हो जाता है। समझ गया, ठीक है। पीरियड सर फर्स्ट ग्रुप फास्फोरस फॉस्फोरस। का। सर 15 ही होगा, 5 + 10 हो जाएगा। वेरी गुड। स्कैंडियम का और क्रोमियम का भी बताइएगा। सर स्कैंडियम का 3 हो जाएगा। स्कैंडियम का थर्ड ग्रुप कैसे निकाला आपने? सर 18 सक्षम, कैसे निकाला आपने थर्ड ग्रुप? सर 18 + 3 हो जाएगा, राइट? 18+3 का क्या मतलब है? नोबल गैस एनर्जी में 18। अच्छा, देखिए इसमें एक चीज तो ये देखिए, एस ब्लॉक वाले में अगर सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ तो उसमें सीधे सीधे जो ग्रुप नंबर होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होता है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का करते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये मैग्नीशियम सेकंड एलिमेंट होगा। अगर पी ब्लॉक हुआ तो पी ब्लॉक में क्या कर देंगे हम लोग, सीधे सीधे ग्रुप नंबर 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे। क्या आएगा, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर डी ब्लॉक हुआ आपका तो डी ब्लॉक में सीधे सीधे एन एस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एनएस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस n-1 में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पे जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो आप देखिएगा लास्ट में आर्गन के बाद जो बचेगा वो आएगा 4s2 और 3d1। तो ये किस ग्रुप का एलिमेंट हो गया, 3+1 2+1 थर्ड ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है। क्रोमियम का करिएगा तो क्रोमियम का क्या आएगा, आर्गन और 4s1 3d5, तो ये किस ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा अभिनव, 6th ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। और पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं? पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? सर जिस शेल में फिल हो रहा है लास्ट। हाँ नहीं, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एज फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज क्रोमियम है, क्रोमियम का मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताइए इसमें जरा। और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो ये फोर्थ दिख रहा है तो ये फोर्थ पीरियड का हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दिख रहा है तो ये थर्ड पीरियड का हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं, ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड। क्लियर? यस सर। चलिए अब देखिए बात ये यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली शुरू कर, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रो फैमिली जो होता है बेसिकली आपका ये हो जाएगा ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब देखिए ग्रुप 15 एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनमें ये हो जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। एंटीमनी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड बिस्मथ। यही होता है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड देन बिस्मथ। ये 5 एलिमेंट है किसमें,
15th ग्रुप में नाइट्रोजन फैमिली में। ठीक है, अब इसमें देख लेंगे हम, एक चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि लेफ्ट, वो सारी चीजें तो ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर होगी कि जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो साइज होता है वो क्या होता है, साइज क्या होता है, होता जाता है। डिक्रीज होता है। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने से इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर की बात करूं तो मेटालिक कैरेक्टर सर आपकी आवाज अटक रही है। अभिनव, यस सर। ओके। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और एसिडिक ऑक्साइड की बात करें, मेटल ऑक्साइड, इधर एसिडिक जो कैरेक्टर इंक्रीज होता है और इधर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ये सारी चीजें क्लियर है। ये तो मतलब क्लास 11 में पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, स्लाइड चेंज करूं। तो देखिए ये सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p3, यहाँ करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो इसके रेफरेंस से मैं सीधे सीधे ये लिख सकता हूँ 4s2 4p3, और ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे 5s2 5p3। कुछ भी आए उससे पहले ये भी लिख सकता हूँ 6s2 6p3, लिख सकते हैं ना। Yes. तो ये सब 3 5 6 सर वॉइस ब्रेक हो रही कह रहा हूँ ये 50 है। Clear? अभिनव, मैं सक्षम। सर अभी लैग हो रही है। अभी लैग हो रही है। सर अब सही है। नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? सर वीडियो बंद कर दो थोड़ा ठीक हो जाएगा। क्या कह रहे हैं सक्षम? सर वीडियो बंद कर दो थोड़ा ठीक हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है। चलिए तो यहाँ पे मैं दिखा रहा था, आप लोगों ने लिखा था वो सारी चीजें जो मैंने बोला था। यस। अब देखिए यहाँ यस पे सर। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। एक्चुअल में कल कुछ अर्जेंट काम है तो कल की क्लास नहीं होगी आप लोगों की। ठीक है, वो वाली क्लास मैं अगले वीक ले लूंगा।
ठीक है सक्षम। ओके सर। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले यही आ जाता है, डाइनाइट्रोजन गैस। डाइनाइट्रोजन डाई गैस, गैस while others ये क्या होता है, नाइट्रोजन। तो एल अभिनव, एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस सर। सक्षम? सर नाइट्रो, ठीक है। और जैसे हम लोग डाउन जाते हैं वैसे आपके क्या होते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर मेटल के थ्रू मेटलॉइड में जाते हैं, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, आर नॉन मेटल। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड। और जो आपका बिस्मथ होता है वो टिपिकल मेटल होता है। बिस्मथ इज टिपिकल मेटल। ये लिख लीजिए आप। अच्छा, मंडे में आप लोगों की क्लास होती है क्या? यस सर। ट्यूसडे में? ट्यूसडे यस में तो मेरी बहुत सर, वेडनेसडे खाली होता है बस। वेडनेसडे और फ्राइडे? नो सर, ओनली वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को आप लोग 7 बजे क्लास ले सकते हैं, सक्षम, अभिनव? यस सर। सर तो 7 to 8। नहीं, 7 to 8 नहीं, 8:30 मिनट। सर 8 से 9 सर स्कूल की मेरी एक्स्ट्रा क्लास होती है। 8 रात में? यस सर, केमिस्ट्री की होती है वो भी। अच्छा, 8 to 9। तो यस सिक्स सर। थर्टी से ले सकते हैं, 6:30 to 8। यस सर। 6:30 PM या 5:30 को, ठीक है। तो 6:30 से वेडनेसडे को सर से मैं बात कर लूंगा, क्योंकि आज तो नेटवर्क इशू भी हो रहा है, तो सही से बार बार इधर उधर हो रहा है। ठीक है सक्षम, आप आएंगे क्लास में? यस सर। हाँ सर, कभी और सर कल होगी? नहीं, कल नहीं हो पाएगी, कल थोड़े ओके सर। काम, ठीक है। कल के ही क्लास के लिए मैं अगला नेक्स्ट क्लास के लिए कह रहा हूँ। तो वेडनेसडे में एक क्लास रख लेते हैं हम लोग, सर से मैं बोल दूंगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो यही कंटिन्यू करेंगे हम लोग, पी ब्लॉक, ठीक है। और पी ब्लॉक में पहला 15th और 16th ग्रुप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और पेपर का डेट वगैरह शेयर करते रहिएगा, जैसे अपनी क्लास तो मतलब सैटरडे संडे में होती है। लाइक आपको अगर मंडे को पता चले तो निष्कर्ष सर से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, उनसे बोल दीजिएगा